हाय नी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की कुछ प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उठाए गए एक बहुत बड़े कदम के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो कि डीआरडीओ की एक संस्था है जो कि इंजन डेवलपमेंट का काम करती है, अब वो एमका प्रोग्राम के लिए अभी से अपनी कमर कस चुकी है। जीटीआरई की तरफ से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है जहां पर वो अब अपना 227 एम्प्लॉयज़ का जो वर्क फोर्स है उसको और ज़्यादा एनहांस करने वाली है, जहां पर वो कुछ नए रिक्रूटमेंट करने वाली है जिसमें एमका इंजन को बनाए जाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसको प्रोडक्शन में लाने के लिए जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर किया जाएगा। जी हाँ, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि भारत का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसके लिए जो इंजन विकसित किया जाना है ये गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया जाना है और यहाँ पर जो आत्मनिर्भरता है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ये एक हाई थ्रस्ट इंजन होगा तो ये फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ या फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ एक कोलैबोरेशन में बनाया जाएगा और इसके लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट खुद को तैयार भी कर रही है। जीटीआरई से अभी तक जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है उसमें पता चला है कि जो स्पेसिफिक कोलैबोरेशन होगा इसके अंतर्गत बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज जीटीआरई को प्राप्त होंगी और इसमें इंजन जो निर्माण की प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। इस समय निगोशिएशन फेज में ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है और माना जा रहा है कि सैफरान इसमें क्लियर विनर है जिसके साथ ये इंजन बनाया जाना है। इस रेस में सैफरान, रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे प्लेयर्स थे, लेकिन सैफरान ने लगभग यहाँ पर बाजी मार ली है। एक बार जैसे ही डील साइन हो जाएगी तो इंजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जीटीआरई अपना जो स्टाफ है उसको बढ़ाने वाली है ताकि एमका इंजन प्रोग्राम की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। अब ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये सिर्फ नंबर्स पर आधारित नहीं होगी बल्कि ऐसे स्पेशलाइज्ड टैलेंट को हायर किया जाएगा जिनको इस प्रकार के क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव है। यानी ऐसे स्टाफ को हायर किया जाएगा जो मटेरियल साइंस, एरोडायनेमिक्स, कंट्रोल सिस्टम और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा अनुभव रखते हैं। और जीटीआरई का उद्देश्य ये है कि एक ऐसी टीम को बिल्ड किया जाए जो ना सिर्फ इंजन के कोर डेवलपमेंट में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करे बल्कि जो प्रोडक्शन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में या स्केल अप करने में मदद कर सके और जो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और दूसरे सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें भी अपने जो हिस्सेदारी है उसको वो सुनिश्चित कर सके। और इसी उद्देश्य के साथ जीटीआरई लगातार आगे बढ़ रही है। जीटीआरई की पहली प्राथमिकता होगी कि ऐसे लोगों को हायर करना है जिनके पास ऑलरेडी जो गैस टरबाइन इंजन टेक्नोलॉजी है उस पर कार्य करने का अनुभव हो और उनके एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा। इसके अलावा एक तरफ जहाँ स्टाफ को बढ़ाए जाने की बात चल रही है तो वहीं जीटीआरई अब अपना जो इंडिजिनस इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इंजन निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उसको भी इन्हांस कर रही है, जहां पर एडवांस मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है जो कि इंजन के निर्माण, प्रोटोटाइप टेस्टिंग और प्रोडक्शन फेज में यूज़ होने वाले हैं। और ये चीज़ हम लोग काफ़ी लंबे समय से करते आए हैं बात इस पे कि जीटीआरई को भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे एमका प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है बल्कि हम जो कावेरी इंजन पर काम कर रहे हैं उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कावेरी इंजन के संदर्भ में बात करें तो हमारे पास अभी जीटीआरई की तरफ से ना तो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी तैयार हो पाई है, ना ही हमारे पास इंजन फ्लाइंग टेस्ट बेड है जहां से हम इंजन को टेस्ट कर सकें। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीटीआरई ये कार्य जितना जल्दी पूरा कर लेगी उतना ही सही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जीटीआरई चाह करके भी अकेले ये काम नहीं कर सकती जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए जो फंड्स हैं ये अप्रूव नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी के लिए 1600 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है जो कि अभी तक अप्रूव नहीं हुई है और जब ये अप्रूव होगी तो उसके बाद जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है वो विकसित करी जाएगी। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे हमने ड्राई कावेरी इंजन को टेस्टिंग के लिए रशिया भेजा है जहां पर 70 घंटे की टेस्टिंग होनी है और इसमें रशियन जो फैसिलिटी है उसका हमें यूज़ करना पड़ता है जिसके चलते समय काफ़ी बर्बाद होता है और ये हमारे लिए काफ़ी खर्चीला होता है। तो ऐसे में अगर हमारे पास इस प्रकार की इंडिजिनस फैसिलिटीज़ आ जाती हैं तो ये जो पैसा हम दूसरे देशों को दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए वो पैसा बचेगा और समय भी हमारे पास अच्छा खासा बचेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है। भारत बड़े बड़े प्रोग्राम्स पे काम कर रहा है लेकिन एक कटु सत्य ये है कि इन इंजन्स को टेस्ट करने के लिए अभी भी हमारे पास कोई फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट नहीं है। मान लीजिए अभी हम कावेरी इंजन का आफ्टर बर्नर वेरिएंट तैयार भी कर लेते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए हमें पूरी तरीके से रशिया पर आश्रित होना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसको हम यूज़ कर पाएँ। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि तेजस को यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे मिराज को यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे Su-30 को यूज़ कर सकते हैं।
तो ये काम पहले भी हो चुके हैं। सबसे पहले 2000 के दशक में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने भारत सरकार से अनुमति मांगी थी कि एक IL-76 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाए रशिया से, जो कि सिर्फ इंजन टेस्ट बेड के तौर पर यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर अलग-अलग जो एरो इंजन्स हैं, उनको टेस्ट किया जाएगा। लेकिन ये चीज़ें कभी फलीभूत नहीं हो पाई। उसके बाद MiG-29 को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड में कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उसकी भी मंजूरी मिल नहीं पाई, तो वो प्रोग्राम भी धरा का धरा रह गया और आज भी हमारे पास कोई फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट नहीं है। और उसके बाद फिर बारी आती है एलसीए तेजस की। कहा जाता है कि एलसीए तेजस को हम जो इसके इनिशियल प्रोटोटाइप्स हैं उनको एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड यूज़ कर सकते हैं। अब आप जान सकते हैं कि सिंगल इंजन फाइटर को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर यूज़ करना कितना घातक हो सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर हमने ऐसा किया भी और मान लीजिए टेस्टिंग के दौरान पे कोई इंजन मेल फंक्शन होता है या कोई सिस्टम फेलियर होता है, तो ऐसे में ये सिंगल इंजन फाइटर पूरा कैटास्ट्रॉफिक फेलियर होगा हमारे लिए और इसके रिजल्ट काफ़ी भयावह हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो रिलायबल भी हो और उसे हम भरोसा भी कर सके। और उसके बाद फिर अंतिम जो ऑप्शन रखा गया था वो सुखोई 30 MKI रखा गया था और कहा गया था कि क्यों ना इसको ही हम फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर यूज़ करें, क्योंकि ये ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है, जहाँ पर एक AL-31 इंजन और एक कावेरी इंजन हो सकता है जहाँ पर हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये अभी रिक्वायरमेंट फिलहाल अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन डिफेंस एनालिस्ट और अच्छा मामले के जानकार लोग जिन्हें एरो इंजन की काफ़ी नॉलेज है, वो ये मानते हैं कि सुखोई 30 MKI एक आदर्श ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एयरक्राफ्ट कैपेबल नहीं है, उसकी वजह ये है कि सुखोई 30 MKI के इंजन बे का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और AL-31 की तुलना में जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का GTRE कावेरी है वो काफ़ी छोटा है। अगर हमें ऐसा करना भी हुआ तो हमें सुखोई 30 MKI में मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे और उसका जो एयर इनटेक है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, पूरा एयरक्राफ्ट ही हमें मॉडिफाई करना पड़ सकता है और ये एक कॉस्टली एंडेवर होगा और ये रिलायबल भी नहीं होंगे, ये थोड़ा रिस्की होगा भारत के लिए। तो ऐसे में अभी ये ऑप्शन ढूंढा जा रहा है कि वो कौन सा एयरक्राफ्ट है जिससे हम इंजन को टेस्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स तो यही कहते हैं कि IL-76 जिनमें से कुछ एयरक्राफ्ट अब अपनी सर्विस को लगभग पूरा कर चुके हैं, इनको हम टेम्परेरी तौर पर एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 इंजन वाले एयरक्राफ्ट है जहाँ पर 3 इंजन तो ओरिजिनल होंगे, बल्कि एक में जो GTRE कावेरी है इसको हम माउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात सिर्फ GTRE कावेरी के संदर्भ में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्राम अभी एक्टिव है। जब एम का इंजन आएगा तो ये समस्या भी हमारे सामने उस समय उपलब्ध होगी। वो बात अलग है कि सैफरान ने कहा है कि हम अपने राफेल फाइटर को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर यूज़ करेंगे और उनमें से एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट भारत में ही रहेगा जब तक कि इंजन टेस्टिंग पूरी नहीं हो जाती, और जब इंजन टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, इंजन को प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल जाएगी, तभी वो राफेल फाइटर्स भारत से बाहर जाएंगे। लेकिन भारत के लिए ज़रूरी ये है कि भारत एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट की व्यवस्था कर ले, वरना आने वाले भविष्य में भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जो इंजन डेवलपमेंट प्रोसेस है ये रफ्तार को प्राप्त करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या मानना है इस प्रोग्राम को लेकर? क्या आपको भी लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भारत को परेशान कर सकती है? तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।